नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। ये जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम HPGK का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। हर एक क्वेश्चन को जो है हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि जैसे आपको पहले हेल्प मिलती रही है वैसे भी आगे हेल्प मिलती रहे और रिवीजन भी अच्छे से हो सके, उस तरह से हर एक क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन से अभी हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं शिवालिक माउंटेन आर पॉपुलरली नोन एज। तो शिवालिक जो पहाड़ी है उसको आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? एक तो हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से शिवालिक है, दूसरी धौलाधार है, फिर पीर पंजाल का नाम भी आता है। तो अगर हम शिवालिक की सबसे पहले बात करें, शिवालिक को जो है वो किस नाम से जाना जाता है? इसको मैनाक पर्वत भी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। उसी तरह धौलाधार को क्या कहते हैं? धौलाधार को जो है वो मौलाक पर्वत के नाम से जाना जाता है। शिवालिक और धौलाधार के बारे में इनके नाम आपको पता चल गए। अब शिवालिक के बारे में आप और कुछ जानिए। शिवालिक जो है ये आउटर रेंज में आता है, ये आउटर मोस्ट रेंज आपकी कह सकते हैं कि है। और शिवालिक का मतलब आपको पता चल गया। अगर इसका हम एल्टीट्यूड की बात करें कि इसका एल्टीट्यूड कितना है, तो ये वेरी करता है। ठीक है, ये वेरी करता है 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर के बीच में। क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन कौन से पार्ट जो हैं वो शिवालिक में फॉल करते हैं। अगर हम बात करें शिवालिक में कौन कौन से पार्ट फॉल करते हैं, क्योंकि अभी आपने एक ऐसा क्वेश्चन देखा भी था एग्जाम में। शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर आपके कुछ पार्ट डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के आते हैं, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के आते हैं, बिलासपुर के आते हैं, ऊना के आते हैं, मंडी के आते हैं, सोलन के आते हैं और सिरमौर के आते हैं। ठीक है, ये यहाँ से कुछ पार्ट जो है कहाँ पर आते हैं? शिवालिक में आते हैं। आपका जो ये ध्यान रखना है आपने, ऊना है, ऊना जो है वो मुख्य रूप से शिवालिक के अंडर ही जो है वो आता है। तो ये आपको यहाँ से पता चल गया। पीर पंजाल भी मैंने आपको बताया था, तो पीर पंजाल जो है वो मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए 100 क्वेश्चन। बोलते हैं महाराजा रणजीत सिंह अपॉइंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग एज द गवर्नर ऑफ कांगड़ा हिल्स। जो महाराजा रणजीत सिंह थे, महाराजा रणजीत सिंह ने जो था वो किसको कांगड़ा का गवर्नर नियुक्त किया था? तो कांगड़ा महाराजा रणजीत सिंह ने कांगड़ा पहाड़ियों का गवर्नर जो था वो किसको नियुक्त किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखिएगा, देसा सिंह मजीठिया जो है इसका सही आंसर है। महाराजा रणजीत सिंह ने जो था वो गवर्नर अपॉइंट किया था कांगड़ा हिल्स का, किसको? देसा सिंह मजीठिया को। और जो अभी आपके माइंड में चला था ना घमंड चंद के बारे में, घमंड चंद को जो था वो 1759 में जो था वो अहमद शाह दुरानी ने जो था वो जलंधर दोआब का निजाम नियुक्त किया था। ये ध्यान रखिएगा डिफरेंस है इनमें। ये जो घमंड चंद थे ये 1759 में अहमद शाह दुरानी के द्वारा जो था वो जलंधर दोआब के निजाम नियुक्त किए गए थे। और देसा सिंह मजीठिया महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा जो था वो गवर्नर अपॉइंट किए गए थे कांगड़ा हिल्स के। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कांगड़ा किला जो था वो इसके पहले मुगल किलेदार कौन थे? तो कांगड़ा किले के पहले मुगल किलेदार कौन थे? नवाब अली खान, इनका नाम ध्यान रखना है। कांगड़ा किले के अंतिम मुगल किलेदार कौन थे? वो थे सैफ अली खान, उनका नाम भी आप ध्यान रखिए। और बाकी क्वेश्चन तो आपने जान ही लिए जो यहाँ से मिलते जुलते हैं। 101 क्वेश्चन देखिए। बोलते हैं रौरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो रौरा पन बिजली परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी पर बनी हुई है? रौरा परियोजना की बात करें तो ये परियोजना सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ से मिलते जुलते क्वेश्चन हम याद रखेंगे, जो ऐसी परियोजनाएं सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है उनको जानेंगे। सतलुज नदी के ऊपर एक तो भाखड़ा परियोजना बनी हुई है। भाखड़ा परियोजना जो था वो 1963 में जो था वो बनकर तैयार हो गई थी। और इसको किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा इसको निर्मित किया गया था। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट परियोजना है जिसका नाम है नाथपा झाकड़ी परियोजना। नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है ये किन्नौर में स्थित है, 1500 मेगावाट की है, सतलुज नदी के ऊपर ये बनी हुई है। और परियोजना सोंगटोंग परियोजना आ जाती है। सोंगटोंग कड़छम परियोजना इसका पूरा नाम है। ये परियोजना जो है ये किन्नौर में स्थित है, सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है, 402 मेगावाट की ये परियोजना है। और एक कॉल डैम परियोजना जाती है, ये परियोजना 800 मेगावाट की परियोजना है। कॉल डैम परियोजना जो है वो सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है, बिलासपुर जिला में जो है वो ये आती है। अभी एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि इसको किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है? तो कॉल डैम परियोजना को एनटीपीसी जो है वो एग्जीक्यूट करता है। कौन एग्जीक्यूट करता है? एनटीपीसी एग्जीक्यूट करता है। आपकी एक परियोजना कड़छम वांगटू परियोजना भी, कड़छम वांगटू परियोजना किन्नौर में स्थित है, 1000 मेगावाट की परियोजना है और सतलुज नदी के ऊपर ये बनी हुई है। अच्छा, ये जो रौरा परियोजना है ये कहाँ पर स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है, डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की ये परियोजना है। तो कुछ हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजनाएं जानी। वैसे तो करने को बहुत ज़्यादा परियोजनाएं डिस्कस कर सकते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट परियोजनाएं आप जान लीजिए जो सतलुज नदी के ऊपर बनी हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए 102 क्वेश्चन। बोलते हैं
विच इज़ कॉल्ड अजंता ऑफ हिमालयस। तो हिमालयस की अजंता किसको कहा जाता है? अजंता ताबो मोनेस्ट्री को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर है, ताबो मोनेस्ट्री को अजंता कहा जाता है। आपका एलोरा किसको कहा जाता है? एलोरा जो है वो मसरूर रॉक कट टेम्पल को कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, ये कांगड़ा में स्थित है। ये जो ताबो मोनेस्ट्री है ये कहाँ पर स्थित है? ताबो मोनेस्ट्री जो है आपका लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। अब लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। कब ये बनी थी? 996 AD में जो था ये यूनिवर्सिटी बनी, ये मोनेस्ट्री बनी थी। 1996 में जो था वो इसको बने हुए 1000 वर्ष जो था वो पूरे हो गए थे। अच्छा, ऑप्शन में मृकुला देवी टेम्पल दिया गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये टेम्पल कहाँ पर स्थित है। ये टेम्पल लाहौल स्पीति में ही पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? लाहौल स्पीति में ही ये टेम्पल पड़ता है। उदयपुर में ये टेम्पल पड़ता है, लाहौल स्पीति के उदयपुर में। गोंदला कैसल कहाँ पर पड़ता है? ये भी लाहौल स्पीति में ही जो है वो पड़ता है। ये आपने ध्यान रखना है, लाहौल स्पीति में ही पड़ता है। अच्छा, यहाँ से एक और क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि कौन कौन सी मोनेस्ट्रीज जो है वो लाहौल में पड़ती हैं, लाहौल स्पीति में पड़ती हैं। सशूर गोम्पा आपका लाहौल स्पीति में है, तायूल गोम्पा आपका लाहौल स्पीति में है, कारदंग मोनेस्ट्री आपकी लाहौल स्पीति में है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री है गुरु घंटाल मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री जो है ये भी लाहौल स्पीति में ही पड़ती है। तो ये आप मोनेस्ट्रीज के बारे में भी ध्यान रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं लक्ष्मी नारायण टेम्पल ऑफ चंबा इज ग्रुप ऑफ। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में स्थित है। अब ये कितने मंदिरों का समूह है? ये जो है ये 6 मंदिरों का समूह है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। पहला तो आपने ये ध्यान रखना है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ पर है? चंबा में है। दूसरा आपने याद रखना है कि कितने मंदिरों का समूह है? ये 6 मंदिरों का समूह है। यहाँ पर 84 दिया गया है, 84 दिया गया है। तो कुछ लोगों को 84 को लेकर जो है वो कन्फ्यूजन हो सकता है, परंतु 84 टेम्पल भी जो है वो चंबा में ही स्थित है। ये अलग से मंदिर है, इनके बारे में आपको कन्फ्यूजन जो है वो नहीं होना चाहिए। और ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर था ये किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था? लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण जो था वो राजा साहिल वर्मन के द्वारा करवाया गया था। राजा साहिल वर्मन ने और क्या किया था? राजा साहिल वर्मन ने जो था वो चंबा शहर की स्थापना भी की थी और 920 ईस्वी के आसपास जो था वो चंबा शहर की स्थापना की गई थी। ये आपने ध्यान रखना है। चंबा में मिंजर मेला भी लगता है, उसके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे अभी आगे थोड़ी देर में, वो तो हम बाद में पढ़ लेंगे। चंबा शहर जो है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ये रावी नदी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। चंबा में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेम्पल पड़ते हैं? चंबा में एक छतराड़ी टेम्पल भी आता है। छतराड़ी टेम्पल भी कहते हैं इसको शक्ति देवी मंदिर भी कहा जाता है। चंबा में मणिमहेश यात्रा भी लगती है। मणिमहेश मंदिर भी चंबा में ही स्थित है। लक्षणा देवी मंदिर है, लक्षणा देवी मंदिर भी चंबा में ही स्थित है। चंबा में जो है वो कामेश्वर मंदिर भी स्थित है और चंद्रगुप्त मंदिर भी स्थित है। ये भी आप ध्यान रख लीजिए। बाकी चंबा के बारे में हम बलोखरा किताब से जब हमने डिटेल में डिस्कस किया था तो वहाँ से हम डिस्ट्रिक्ट चंबा जो है वो कंप्लीट पढ़ चुके हैं, तो वहाँ से रिवाइज कर लीजिएगा। 2-3 पार्ट होंगे वहाँ पर बलोखरा किताब के हमने डिस्कस कर रखे हैं, वहाँ से आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट कम्प्लीटली रिवीजन वहाँ से आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 104 क्वेश्चन बोलते हैं यहाँ पर ऊना डिस्ट्रिक्ट वॉज फॉर्मली नोन एज। तो ऊना जिला जो था उसको औपचारिक रूप से जाना जाता था। ऊना को औपचारिक रूप से क्या जाना जाता था? पहले तो देखिए किरग्राम ऑप्शन में दिया गया। किरग्राम किसका प्राचीन नाम है? ये बैजनाथ का प्राचीन नाम है किरग्राम। यहाँ पर धनेरी दिया गया है, धनेरी नहीं धमेरी होना चाहिए था। धमेरी जो है वो नूरपुर का प्राचीन नाम है। नूरपुर का प्राचीन नाम क्या है? धमेरी है। बनेड़ दिया गया है। बनेड़ किसका पुराना नाम है? सुंदरनगर का पुराना नाम बनेड़ है। अब आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाती है और वही सही ऑप्शन है। ऊना डिस्ट्रिक्ट को औपचारिक रूप से जो था वो जसवां धून के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब जसवां धून के नाम से इसको जाना जाता था। काफ़ी टाइम से हमने ऊना डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न में नहीं इंक्लूड किया है, तो आज हम इसका भी रिवीजन कर लेते हैं। ऊना जो प्रेजेंट टाइम है ऊना है उसके बारे में आप जानिए। यहाँ पर जो है माना जाता है कि ऊना को जो है वो एक जिले के रूप में दर्जा कब दिया गया था? तो 1972 में जो था वो इसको एक जिले के रूप में दर्जा दिया गया था। और इससे पहले क्या होता था इसका स्टेटस? देखो, इससे पहले जो था वो ऊना जिला 1966 से पहले की बात करें तो ये पंजाब के होशियारपुर जिले की एक तहसील हुआ करती थी। 1966 से लेकर 1972 तक जो था ये ऊना जो था वो कांगड़ा जिले का ही भाग रहा था और 1972 में ये कांगड़ा से अलग होकर जो था वो एक जिले के रूप में बन गया था। ये आपको पता चल गया। ऊना शहर जो था, ऊना शहर की नींव किसने रखी थी? ये बाबा कलाधारी के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। ऊना में जो है एक इम्पॉर्टेंट मेला लगता है, वो है बाबा भड़वाग सिंह मेला। बाबा भड़वाग सिंह मेला एग्जैक्टली कहाँ पर लगता है? ऊना के मैडी में ये मेला लगता है। मैडी में, ऊना के मैडी में ये मेला लगता है, ये ध्यान रखिए। पीर निगाह मेला जो है ये भी ऊना में लगता है। आपका चिंतपूर्णी मंदिर ऊना में पड़ता है, तो चिंतपूर्णी मेला भी जो है वो ऊना में ही लगता है। जसवां दून दिया गया है यहाँ पर। तो जसवां रियासत भी आपने पढ़ी होगी। जसवां रियासत जो था इसके बारे में आप जान लीजिए किसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। इस रियासत की स्थापना राजा पूरव चंद के द्वारा जो था वो की गई
थी। राजा पूरबचंद ने इसकी स्थापना जो था वो की थी। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने यहाँ से जान लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं नोहरा रिचर्ड्स लाइव्ड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो नोहरा रिचर्ड हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में रहते थे? नोहरा रिचर्ड की बात करें तो ये कहाँ पर रहते थे? ये अंद्रेटा में रहते थे। अंद्रेटा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। अभी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। इनकी एक गैलरी भी है, नोहरा रिचर्ड गैलरी, आर्ट गैलरी। वो कहाँ पर स्थित है? वो अंद्रेटा में ही ऑब्वियसली स्थित है। तो ये आपने ध्यान रखना है नोहरा रिचर्ड के बारे में। देखो नोहरा रिचर्ड, अगर आप इनके बारे में जानेंगे तो इनके कारण ही जो है कहा जाता है कि ये जो अंद्रेटा है, अंद्रेटा गांव जो है, ये इन्हीं के कारण जो है वो फेमस हुआ है। तो जरूर ये कोई ना कोई इनमें खास बात रही होगी। इनमें क्या खास बात रही थी? तो ये जो था ये जुड़ी हुई थी नाटक के साथ, ड्रामा आप कह सकते हैं। ये उससे जो था वो जुड़ी हुई थी। और ये भारत कब आई थी? ये भारत जो था वो 1911 में आई थी। ये भी ध्यान रखना है आपने, 1911 में जो था ये भारत आई थी। इनके बारे में थोड़ा सा आपने जान लिया। अगला क्वेश्चन देखिए, 106 नंबर क्वेश्चन है। बोलते हैं व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ मिंजर। मिंजर का जो है वो शाब्दिक अर्थ क्या है? अगर मिंजर की बात करें तो मिंजर मेला मैंने अभी आपको बताया था। मिंजर का जो शाब्दिक अर्थ है वो है मेज। मक्के का फूल, मतलब इसका हुआ ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। अब मिंजर मेला में होता क्या है? देखो मिंजर मेला जो है श्रावण मंथ के दूसरे रविवार को आरंभ हो जाता है। सेकंड संडे ऑफ श्रावण मंथ जो है ये स्टार्ट हो जाता है। ये जो था ये किसके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था? ये मेला चंबा के राजा साहिल वर्मन के द्वारा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था। चंबा के राजा साहिल वर्मन ने ही जो था वो चंबा शहर की नींव भी जो था वो रखी थी। अब देखो आपके मन में ये बात जरूर आई होगी कि ये मेला मनाया क्यों जाता है। अब देखो कहा जाता है कि चंबा के राजा जो राजा साहिल वर्मन थे वो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। अब शक्तिशाली राजा थे तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जो था जो लोग चंबा के ऊपर अटैक करते थे, जैसे कीर हो गया, कीरों ने चंबा के ऊपर अटैक किया था, उनको जो था वो पराजित किया था। तुर्कस थे, तुर्कसों को भी जो था इन्होंने, इन कबीलों को जो था इन्होंने पराजित किया था। अब इनको हराया था। तो जब ये इनको हरा कर वापिस आ रहे थे तो इनकी वापस आने की खुशी पर जो था चंबा के लोगों ने जो था वो राजा को मिंजर भेंट किया था। मिंजर का मतलब क्या हुआ? मक्के का फूल। मक्के का जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है ना फूल का, वो राजा को भेंट किया था। और उसी समय से जो है ये मेला जो है वो मनाया जाता है। और इस दिन जो है वो चंबा के आसपास के सारे देवी देवता जो है यहाँ पर आकर इकट्ठे होते हैं और चंबा के चौगान में जो है ये मेला लगता है। चंबा का चौगान जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ये सब आप चंबा के मेले के बारे में याद रखिए। अभी कुछ हिंदी इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। 130 क्वेश्चन में बोलते हैं लसियस का एंटोनियम क्या होगा? तो लुसियस का एंटोनियम आपको बताना है। तो 130 का जो है वो सही आंसर है ऑप्शन बी, सार। सार जो है इसका एंटोनियम होगा। अभी आगे पूछा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बोलते हैं वन हु कंपाइल्ड डिक्शनरी। वन हु कंपाइल्ड डिक्शनरी, इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है। ये कौन सा वर्ड है? ये है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 132 में क्या बोलते हैं? द पैसेंजर आर काउजेंड डैश पिक पॉकेट्स। तो 132 का होगा द पैसेंजर्स आर काउजेंड, अगेंस्ट होगा ऑप्शन बी सही है, आंसर है अगेंस्ट पिक पॉकेट। 133 में है टू कैरी द कोट टू न्यू कैसल। टू कैरी द कोट न्यू कैसल ईडियम का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा टू डू अननेसेसरी थिंग्स। तो फालतू की चीज़ें करना, ये इसका मतलब है। 134 में बोलते हैं कुशलता का पर्यायवाची आपको बताना है। तो कुशलता का पर्यायवाची क्या होगा? दक्षता। दक्षता जो है इसका पर्यायवाची होता है, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। 135 में बोलते हैं देश का विशेषण क्या होगा? देश का विशेषण क्या होगा 135 का? ऑप्शन बी देशीय जो है वो सही आंसर है। देशीय जो है इसका विशेषण होगा और देशी भी इसका विशेषण हो सकता है। आगे है सगोत्र। सगोत्र में उपसर्ग आपसे पूछा गया है। सगोत्र में जो है वो उपसर्ग कौन सा होगा? स उपसर्ग इसमें होगा, ऑप्शन ए जो है इसमें सही आंसर है। स उपसर्ग जो है सही आंसर है। आपको पता है लास्ट में हम इंपॉर्टेंट डेज भी जो है वो डिस्कस करते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे, हमने जनवरी से लेकर मई महीने तक जो था वो इंपॉर्टेंट डेज कवर कर लिए थे। अभी हम फिर से जनवरी से ही स्टार्ट करेंगे और मई तक इंपॉर्टेंट डेज जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि ये 5 महीने पहले हमारे अच्छे से कवर हो जाए। उसके बाद हम आगे के डिस्कस करेंगे। तो जनवरी महीना हम आज से फिर से रिवाइज करते हैं। जनवरी 1 को जो है वो ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है। जनवरी 6 को जो है वो वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स मनाया जाता है। जनवरी 6 के बाद जनवरी 9 को NRI डे यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन डे जो है वो मनाया जाता है। जनवरी 12 को जो है वो नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। इस दिन होता है स्वामी विवेकानंद का बर्थ। अब नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो कब मनाया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे आप कमेंट करके बता दीजिए। जनवरी 15 को आर्मी डे मनाया जाता है। जनवरी 24 को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। ये हाई कोर्ट क्लर्क के एग्जाम में पूछा गया था।
जनवरी 25 को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, जनवरी 26 को रिपब्लिक डे मनाया जाता है और जनवरी 30 को जो है वो मार्टर्स डे मनाया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी को जो था वो नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी, तो जनवरी 30 को इनका मार्टर्स डे मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। तो ये हमने जनवरी के इंपॉर्टेंट डे भी डिस्कस किए। और टेलीग्राम का तो आपने ध्यान रखना ही है। टेलीग्राम पर अगर आपने अभी भी ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाइए, टेलीग्राम खोलिए, टेलीग्राम से सर्च कीजिए @allexam31, वहाँ से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको इंपॉर्टेंट क्विजेज मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी, हर एक एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वहाँ पर दे दी जाती है, क्योंकि हर एक चीज़ के ऊपर वीडियो नहीं बनाई जा सकती, तो इसीलिए टेलीग्राम पर आपको हर एक चीज़ जो है वो जल्दी से प्रोवाइड करवा दी जाती है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।